तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम यूपी टेट का ईवीएस देखेंगे। क्योंकि परीक्षा अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो सुपर फास्ट रिवीजन 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, आप लोग डेली 100 क्वेश्चन की सीरीज़ देखिएगा। 2:30 बजे पेपर तक आप लोग देख लेंगे 100 क्वेश्चन की सीरीज़, तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ईवीएस सेक्शन से 30 में 30 नंबर आप लोग ला सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आप लोग सभी सब्जेक्ट की 100 क्वेश्चन की सीरीज देखिए ज़रूर। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। परिवार की उत्पत्ति का एक विवाह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मॉर्गन, वेस्टरमार्क, मर्डोक और मैकाइवर। तो देखिए, एक विवाह सिद्धांत जो प्रतिपादित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वह वेस्टरमार्क थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्टरमार्क। देखिए, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इनकी जो पुस्तक है उसमें इस बात को लिखे हुए है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 किस वर्ष से पूर्णतः प्रभावी हुआ? 2006, 2007, 2008, 2010। यहाँ पर 2006 लिखा हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से जो प्रभावी हुआ बाल विवाह निरोध अधिनियम, यह 2007 से 1 नवंबर 2007 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक ना। किसके सहायता से? शारदा एक्ट जो स्थापित हुआ था उसकी सहायता से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। किस समाजशास्त्री ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? कूले, ओकबर्न, अरस्तु, किंडले डेविस। किंग्सले डेविस। तो देखिए, मानव स्वभाव की पोशिका, ये बात कहने वाले मनोवैज्ञानिक है कूले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूले, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दहेज निरोधक अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? 1961, 1971, 1981 और 1986। तो देखिए, जो दहेज निरोधक अधिनियम जो पारित किया गया 1961 में, 20 मई 1961 में यह कानून पारित किया गया, जिसका उद्देश्य था दहेज लेने और देने पर कानूनी रोक लगाना, और इसे दंडनीय अपराध भी माना गया, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1961। अगला क्वेश्चन देखेंगे। धूम्रपान व तंबाकू की लत का मुख्य कारण क्या होता है? कैफीन, निकोटीन, कोकीन, हिस्टामाइन। तो देखिए, निकोटीन नामक जो पदार्थ होता है यही कारण होता है, इसका मुख्य कारण होता है, ठीक ना। यह नशीला, अत्यधिक नशीला रसायन है जो केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करता है, जो तंत्रिका तंत्र होती है उसको प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। समाज की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई किसे माना जाता है? राज्य, समुदाय, परिवार, विद्यालय। तो देखिए, जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह परिवार होती है। सुपर फास्ट रिवीजन है, 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो 100 क्वेश्चन की सीरीज आप लोग देखना ना भूलें। क्योंकि आप लोग अगर 100 क्वेश्चन की सीरीज जितना चला रहा हूँ देख लेंगे तो जान लीजिए आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा पेपर में 30 में 30 लाने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1950, 1955, 1956, 1961। तो देखिए, जो हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था 18 मई 1955 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1955। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मादक द्रव्य व्यसन को रोकने के लिए एनडीपीएस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1985, 1990, 1995, 2001। तो ये देखिए, जो पारित किया गया
1985 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1985। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय समाजीकरण का माध्यम है? परिवार, पड़ोस, विद्यालय और मीडिया, माता पिता। तो देखिए द्वितीय का पूछ रहा है, विद्यालय है और मीडिया, ठीक ना। प्राथमिक परिवार। अगला क्वेश्चन, लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष किस कानून के तहत संशोधित की गई थी? बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978, शारदा एक्ट 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954, मानवाधिकार अधिनियम। तो ये जो देखिए जो किया गया था बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकीकरण और नगरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा, उपरोक्त सभी। तो देखिए औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ये भी है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, बच्चों को सामाजिकता का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? विद्यालय से, परिवार से, समाज से, धार्मिक केंद्रों से। तो देखिए जो पहला पाठ है ये जो परिवार से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नशामुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय नशामुक्त दिवस है यह जो 26 जून को मनाया जाता है। तो 26 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, परिवार के सदस्यों में आपसी संबंधों को मजबूत करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? साथ बैठकर भोजन करना और संवाद करना। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय समाज में बाल श्रम का मूल कारण क्या माना जाता है? तो देखिए अशिक्षितता, अत्यधिक गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी। तो देखिए बाल श्रम का जो मूल कारण अशिक्षित भी रहेगा तो भी, और अत्यधिक गरीबी होने के कारण, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक 2 है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोग। मैरास्मस रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? केवल विटामिन, केवल वसा, प्रोटीन और कैलोरी की कमी और लोहा। तो देखिए ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है मैरास्मस रोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर तेजी से नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए जो विटामिन सी है ये नष्ट हो जाता है, ठीक ना। एस्कॉर्बिक एसिड जब इसमें उष्मा पड़ती है तो यह बेहद संवेदनशील होता है और भोजन को पकाने या उबालते समय यह सबसे पहले यही नष्ट होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए जो रतौंधी होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया, चेचक, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक टीबी। तो देखिए जो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है मलेरिया, ठीक ना। प्लाज्मोडियम नामक ये प्रोटोजोआ होता है, ठीक ना, जिसे मादा एनाफिलीज मच्छर एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलती है। अगला क्वेश्चन, लोहा की कमी से होने वाले रोग एनीमिया, रक्त अल्पता को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? चावल, सेब, नींबू, आंवला, पालक, गुड़, सारी सब्जियां, आलू, टमाटर, दूध, अंडा, केला। तो देखिए आंवला खाना चाहिए, पालक और गुड़। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन और विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। तो देखिए जो नियासिन है अर्थात विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इटाई रोग जल में किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो देखिए इटाई जो है पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, सीसा। तो कैडमियम के कारण यह होता है। इसमें क्या होता है, अत्यधिक तेज जोड़ों में दर्द होती है, हड्डियाँ और जोड़ों में बहुत तेजी से दर्द होती है, ठीक ना। पारा की कमी से मिनी माता रोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? काली खांसी, टिटेनस, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं और खसरा। बीसीजी का जो टीका लगता है वो टीबी के लिए, क्षय रोग। अगला क्वेश्चन, भोजन में वसा फैट की अत्यधिक मात्रा के सेवन से कौन सी शारीरिक समस्या उत्पन्न होती है? तो देखिए जो होती है फैट की अत्यधिक मात्रा से मोटापा और हृदय रोग। इसका सही जवाब हो जाएगा मोटापा और हृदय रोग। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है और यह किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो देखिए इससे जो घेघा रोग होता है यह थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेंगू बुखार का वायरस किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडिस एजिप्टी और मंसोनिया। तो देखिए जो मादा डेंगू जो बुखार होता है एडिस एजिप्टी के कारण होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये चिकनगुनिया रोग भी इसी से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है जीका वायरस एडिस मच्छर के काटने से होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार होता है? तो देखिए ये जो होता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुपर फास्ट क्लास है भाई। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन बी1, विटामिन बी2, बी6, विटामिन बी12, विटामिन बी2। तो देखिए जो कोबाल्ट पाई जाती है विटामिन बी12 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29, ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, आर्सेनिक। तो देखिए जो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है यह नाइट्रेट की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 5 जून, 11 जुलाई, 29 अगस्त। तो ये जो मनाया जाता है 10 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोजन के संरक्षण के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बाइड। करा है भोजन के संरक्षण के लिए रासायनिक पदार्थ का कौन सा रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सोडियम बेंजोएट का, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है और इसका सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो देखिए जो रिकेट्स होता है सूर्य की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। सूर्य का प्रकाश इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
ये बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है, हड्डियाँ क्या होती है, कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल जनित रोग का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, कुष्ठ रोग। जल जनित, यह जो है हैजा जो है जल से होने वाला रोग है, प्रदूषित जो जल होता है उसको पीने से होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, जय श्री राम। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के कारण किया जाता है? यह कह रहा है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? जो एलिसा टेस्ट होता है ना, यह एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब टॉपिक हमारा आएगा भाग 3 का, आवास, आश्रय और घोंसला से संबंधित टॉपिक नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैटक्स नागफनी के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है? तो ये पाख्ता, शकरखोरा, किलचिड़ी, दार्जिलिंग चिड़िया। तो ये जो है पाख्ता जो है डॉग, ये जो है नागफनी जो होता है, जो कटीला पौधा होता है, उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी अपनी नुकीली चोंच से पत्तियों को सिलकर सुंदर घोंसला तैयार करता है? बया, दार्जिलिंग चिड़िया, कौवा, बसंत गौरी। तो ये जो दार्जिलिंग चिड़िया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दार्जिलिंग चिड़िया, टेलर बर्ड जिसको बोलते हैं सी करके। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, बया या बीवर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है, मादा पक्षी सुंदर घोंसले बनाती है, एकदम गलत। नर पक्षी घोंसले बनाते हैं और मादा उनमें से सबसे अच्छे घोंसले का चयन कर अंडे देती है। ये बात सही है। यहाँ पे भी लड़के, पुरुष और स्त्री का नखड़ा चल रहा है। जो मादा होती है ना, और जो नर होता है, नर घोंसला बनाता है। अगर मादा को नहीं पसंद आएगा तो दूसरा घोंसला बनाता है, चुनता है, 3-4 घोंसला बनाता है। जो वह क्या करती है, मादा पक्षी उसको चुनती, जो उसको अच्छा लगता है उसमें अंडा देती है और सब बेकार हो जाता है, घर बनाया हुआ बहुत मेहनत से बनता होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार आजकल के, आगे नहीं कहेंगे कौन। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्थरों के बीच खाली जगह में घास, पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन और रुई से अपना घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी, कौवा, कोयला, गौरैया। पत्थरों के बीच, तो ये कौन बनाता है? कलचिड़ी, रॉबिन जो पक्षी होती है। ठीक ना। अगला देखेंगे। केरल में स्थानीय लोगों द्वारा नदी पार करने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी की छोटी नाव को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो केरल में जो स्थानीय लोगों के लिए होगा, जो स्थानीय लोगों के लिए होगा केरल में, उसको हम बोलेंगे बल्लम। ठीक ना। और यही चीज़ जम्मू कश्मीर में हो जाएगा स्थानीय लोगों के लिए। तो जो स्थानीय लोगों के लिए वो घर बनाते हैं झेलम झील में, झेलम नदी और डल झील में, तो उसको बोलते हैं डोंगा। ठीक ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी आश्रय का उदाहरण है जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहता है? जू और जोक, केचुआ, चूहा, छिपकली। जो जू होता है और जोक होती है दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। ठीक ना, जिसको परजीवी बोलते हैं। ध्रुवी भालू बर्फीले क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड से बचने के लिए कहाँ आश्रय लेते हैं? पेड़ों के कोटर में, बर्फ़ की गुफाओं में, खुले मैदान में, पानी के अंदर। तो ये जो लेते हैं बर्फ़ की गुफाओं में। ठीक ना। जब बर्फ़ की गुफाओं में जाएंगे उसमें हवा नहीं जाती है तो ठंड नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन, कावा चाय किस क्षेत्र के लोगों का मुख्य पेय है और इसे कहाँ के घरों में मेहमानों को परोसा जाता है?
तो देखिए जो कावा चाय है, जिसको कहवा बोलते हैं, यह जम्मू कश्मीर की, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, मेहराब और डब, जिसको बोलते हैं खिड़की का एक प्रकार, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पारंपरिक घरों की वास्तुकला की विशेषता है? राजस्थान, कश्मीर, मनाली, नागालैंड। तो ये जो है कश्मीर की, ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करिए। सुपर 100 सीरीज चल रही है जो सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर है। अगर आप लोग 100 सीरीज देख लेते हैं, जितनी मैं 100 सीरीज लाऊंगा हर सब्जेक्ट की, तो आप लोगों को 100+ नंबर आना तय है। तो आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। चींटी, दीमक और ततैया किस प्रकार के जीव है और इनका आश्रय कैसा होता है? तो देखिए जो इसका जो आश्रय होता है सामाजिक होता है, बस्ती में रहने वाले जीव जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्रश्न और कृषि से। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा धात्विक तत्व अनिवार्य होता है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जस्ता। तो देखिए जो क्लोरोफिल हो जाए वह मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक मिनट। तो देखिए क्या होता है, इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती है और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, धीमा हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रात में पेड़ों के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती? पौधे रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, गलत बात। पौधे रात में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये बात ठीक है। दिन में ऑक्सीजन लेते हैं, रात में छोड़ते हैं पौधे। अगला क्वेश्चन, झूम कृषि भारत के किस क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रचलित है? उत्तर पूर्वी जैसे मिजोरम, नागालैंड। ये बात ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा फूल क्रमशः कौन सा है? तो कमल और गुलाब, रेफ्लिसिया और बोलिया। तो ये देखिए रेफ्लिसिया और बोलिया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती है? सुंदर दिखने के लिए नहीं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के नुकसान को कम करने के लिए। ये बात ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, श्वसन जड़ें किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? मरुस्थलीय पौधे, मैंग्रोव या दलदली पौधे और जलीय पौधे और अमरबेल। तो ये जो मैंग्रोव या दलदली पौधों में यह पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो देखिए जो किया गया था 2009 में, 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जीव कशेरुकी बिना रीढ़ की हड्डी वाला है? सांप, मेढक, केचुआ और ऑक्टोपस और मछली। तो देखिए जो केचुआ होता है और ऑक्टोपस होता है, इसमें हड्डी नहीं होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है और यह किस वर्ग में आता है? तो देखिए जो विश्व का जो सबसे ऊंचा वृक्ष है, यह सिकोया का वृक्ष है, ठीक ना, जो अनावृति बीजी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेशम की कीड़ों का पालन क्या कहलाता है और ये कीड़े किस पेड़ की पत्तियां पर पाले जाते हैं? तो देखिए रेशम के कीड़े को सेरीकल्चर कहा जाता है और यह शहतूत के पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सुपर फास्ट क्लास है तो आप लोग रिवीजन है तो थोड़ा तेज़ी से चलना पड़ेगा। अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?
तो देखिए अमरबेल जो है पूर्णतः स्तंभ परजीवी होता है, ठीक ना। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, यह पीले रंग के धागे जैसा होता है। यह जिस पेड़ पर चढ़ता है उसकी शाखाओं में चूसत जड़ें डालकर अपना जो भोजन है उसको तैयार करता है। अगला क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट से सेरीकल्चर, वन एवं वन्य उत्पादों का संवर्धन व विकास से है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय स्तनधारी जीव कौन सा है? तो देखिए जो सबसे बड़ा मरुस्थलीय स्तनधारी जीव है यह अफ्रीकी हाथी है। अगला क्वेश्चन, घटपड़ी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए जो घटपड़ी पौधा होता है भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, क्योंकि वो घटपड़ी जो पौधा होता है वह उसको नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोन किसे कहा जाता है? लैंगिक रूप से उत्पादित जीव को, अमानवीय रूप से निर्मित जीव को, और सी करा एकल जनक से प्राप्त आनुवांशिक रूप से समरूपी जीव को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने और किससे की थी? तो देखिए जो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कवक से, किससे खोजे थी? कवक से। कब किए थे? 1928 ईस्वी में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, लाइकेन किन दो जीवों के बीच सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो देखिए लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक के बीच एक सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, ठीक ना। लाइकेन और वायु प्रदूषण में के बहुत ऐसे सूचक भी होते हैं जहाँ पर लाइकेन सूखने लगता है, मरने लगता है कवक, तो वहाँ समझ लीजिए कि वहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है केचुआ का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में पत्तियां द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जब अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वह जो है फ्लोएम है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु निशाचर रात में जागने वाला है? उल्लू और चमगादड़, गौरैया और कबूतर, गाय, भैंस, गिलहरी। तो जो निशाचर बोला जाता है, जो रात को जागता है उसी को निशाचर बोला जाता है, तो वह है उल्लुआ और चमगादड़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण एवं प्रदूषण से महत्वपूर्ण प्रश्न जो 66 से 85 के बीच है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले किए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर तक यह कितने प्रतिशत होता है और यह नियम किसने दिया? तो देखिए एक स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह 10% होता है, और इसे लिंडमैन ने दिया था। 10% का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी, इसका रिसाव हुआ था। एक कब हुआ था? 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में यह मिथाइल आइसोनेट गैस लीक हुई थी, ठीक ना, जिससे हजारों लोगों की जानें चली गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है और इसकी मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो देखिए जो ओजोन परत होती है वह समताप मंडल में पाई जाती है। इसको मापा किससे जाता है? डाप्सन से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन मफलर तकनीक
का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रण से है? तो देखिए जो ग्रीन मफलर है इसका मतलब हुआ ध्वनि प्रदूषण को रोकने से। जो सड़क होती है, सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि जो प्रदूषण हो वह पेड़ पौधे क्या करे, अवशोषित कर ले जो आवाज़ है ध्वनि की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो तापन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एडिस रेन व अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन दो गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होती है? तो देखिए ये जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो अजैविक पूछ रहा है, जैविक नहीं, अजैविक में जिसमें जीव नहीं होगा, जैसे मृदा हुआ, जल हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, ये सब अजैविक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवक, हरे पेड़ पौधे और मनुष्य जो है जैविक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, बाबा आमटे, डॉक्टर सलीम अली। तो ये जो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह कहाँ के है? राजस्थान के अलवर में पारस्परिक रूप से यह जो एक तालाब था, उस तालाब का नाम था जोहड़, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी और इसके मुख्य नेता कौन थे? तो देखिए चिपको आंदोलन जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। इसके मुख्य नेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद थे। 1973 से में यह स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD5 टेस्ट किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मिता। तो ये देखिए BOD जो होता है ये जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। इससे पता चलता है कार्बन की मात्रा अगर अधिक है, जिससे क्या होता है कि उसमें जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वह उसमें मरने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत संरक्षण को रोकने के लिए यह प्रोटोकॉल लाया गया था 1987 से, ठीक ना। 16 सितंबर 1987 को तो ओजोन परत दिवस भी मनाया जाता है 16 सितंबर 1987 को। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होती है वह जो गैस निकलती है उसी को नियंत्रित करने के लिए यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का भंडार कहे जाने वाले साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है यह केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पलक्कड़ जिले में यह स्थित है, ठीक ना। ये पश्चिमी घाट का ये एक हिस्सा है। यहाँ पर अत्यधिक घनी जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो पारिस्थितिकी पिरामिड का तो ये जो किए थे चार्ल्स एल्टन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स एल्टन। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है और इसका संबंध किससे है? तो देखिए जो रेड डाटा बुक होता है यह IUCN संकटग्रस्त पौधे और जंतुओं की सूची में तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुपर फास्ट क्लास है, ये ध्यान रहे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। किस देश में कंगारू मुख्य रूप से पाए जाते हैं और वहाँ के पर्यावरण का प्रतीक है? तो ये देखिए जो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में स्थित है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? तो देखिए जो भारत में की गई थी
यह 1985 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1985। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए ये जो हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में, यह 1986 में। तो इसका सही जवाब 1986 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे के संरक्षण से है? तो देखिए जो है आर्द्र भूमि या दलदली भूमि के संरक्षण से है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आएगा जो भाग 6, टॉपिक नंबर 6, भारत एवं उत्तर प्रदेश का भूगोल, नदियाँ और प्रशासनिक ढांचा, जो 86 से 100 तक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वह बारहसिंगा और राजकीय पक्षी सारस और क्रोच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? सोनभद्र, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर। तो ये जो है ललितपुर जो है 3 ओर से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश से है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो देखिए ये जो की थी अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, के संथानम समिति और LM सिंघवी समिति। तो ये जो किए थे बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो देखिए जो दिया गया है 73वां संविधान संशोधन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन सुपर फास्ट है। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह किस जिले में स्थित है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करती है? तो ये जो करती है सोनभद्र, ठीक है ना। 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो देखिए जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यह इंदिरा पॉइंट है। नहीं, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी नहीं है, मुख्य भूमि का पूछा हुआ है ना। तो यह कन्याकुमारी केप मोरिन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, ठीक ना। मित्र पर गमछा झार, इसका तिक है, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये जो प्रयागराज, नैनी, मिर्जापुर से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा की कुल सीटों की सीटें हैं जो देश की सर्वाधिक है। तो देखिए लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं और
विधानसभा में 403, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है जहां खिचड़ी का मेला लगता है? तो ये है गोरखपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम और 100 नंबर की सीरीज चल रही है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है और कहाँ स्थित है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। डेली 100 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। यहाँ से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट में 30 में तो 25 या 24 नंबर तो ला ही देंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, समय हो गया है, अब चलते हैं, मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।